हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड का। जी हां, आज हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी यानी कि डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे कई लोग इसे आईटी कंप्यूटर इस विषय के नाम से भी जानते हैं। तो इस विषय की यानी कि पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान के विषय की हम बात करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी इसके हम इकाई 1 और 2 की वीडियो ला चुके हैं और आज हम बात करने वाले इसके इकाई 3 की। चलिए इस इकाई 3 की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो ये जो यूनिट 3 है जिसमें बाल विकास का अनुसंधान, बाल विकास के शिक्षा अधिगम का अनुसंधान, इस पर बात होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट, ये इकाई, ये 3rd यूनिट होने वाली है। तो इसके कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यानी कि पहले तो बात करेंगे हम पीआईक्यू यानी पिछले वर्ष इसके कई क्वेश्चन जो आए थे उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें आने वाले समय में यानी इस आने वाले डेट की परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे गेस्ट क्वेश्चंस, उनकी बात करेंगे। और अपने तरफ से जो मुझे लगेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कस होगा, इन 3 तरह के प्रश्नों पर डिस्कस होगा। उसके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, उनके पॉइंट्स क्या होते हैं, उसका पूरा थ्योरी में ओरली आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ बेहतरीन शॉर्ट पॉइंट भी यहां पर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 1 पर बढ़ते हैं। सीधा सीधा टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण, उपचार का मतलब होता है सुधार, यानी जब कुछ खराबी होती है फिर आप उसको सुधारते हैं तो उसे आप उपचारात्मक कहते हैं ना। तो उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है भाई? इसका अब कुछ खराबी होगी तभी इसको किया जाएगा। यानी जो बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर, छात्रों के अंदर जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों का निवारण ही, जी हां, उन त्रुटियों का निवारण करना ही कि भाई पहली बात तो ये कि भाई ये त्रुटियां हो क्यों रही हैं, ये गलती क्यों हो रही है, और फिर ये जो गलती हो रही है खुद के विवेक से, बच्चे के विवेक से पता लगना चाहिए। यानी पहले तो बच्चे की गलती पता करना, बच्चे को यह भी सिखाना कि अपनी स्वयं की गलती कैसे पता करते हैं, यानी ऐसा उसके अंदर विवेक लाना, ऐसी बुद्धि लाना। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा भाई कि भाई यहां पर क्या देखना है कि अगर छात्र जो है गुणा एवं भाग में हासिल की भूल करता है तो कारण क्या है। यानी अगर बच्चा मैथ्स सॉल्व कर रहा है, गणित सॉल्व कर रहा है और उसमें गुणा भाग करते वक्त यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त रिमाइंडर जो हासिल या जो भी उसे मिलता है, जो हासिल बच जाता है वो भूल जाता है, उसको प्लस करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ऐसा कि 71 और प्लस करना है 25। ठीक है, तो बच्चा कुछ इस प्रकार से इस गुणा भाग को अगर हल को अगर देखें, मान लीजिए इसको हम देख लेते हैं कि ये प्लस कर रहा है, जोड़ कर रहा है, तो अगर ये देखेंगे तो ये 71 ना होकर इसको हम क्या करते हैं 79 कर देते हैं। ठीक है, 79, तो 79 तो कैसे करेंगे 9 और 5। देखो आप लोग तो ओरली कर लोगे, हम लोग तो कर सकते हैं बड़े बच्चे, पर छोटे बच्चे के हिसाब सोचिए 9 और 5 कितना होता है भाई 14 का 4 और रिमाइंडर 1। तो ये कई बच्चे ये 1 लिखना भूल जाते हैं या इस 1 को जोड़ना भूल जाते हैं। तो बच्चा अगर ऐसा भूल रहा है तो क्यों भूल रहा है, कैसे भूल रहा है ना, ये सब पता करना लगाना। ठीक है, ठीक। ऐसे समय छात्रों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति, ऐसा नहीं भूल गया मारो दो झापड़ा, ऐसा नहीं करना है बच्चे के साथ। उस बच्चे को डांटना, मारना, पीटना नहीं है, उस बच्चे को प्यार से भाई आज बेटा बताते हैं कि ये देखो बेटा जब ऐसा होता है 14 होता है 14 होता है तो 14 का 4 लिख दो और 1 यहां ऊपर लिख दो। अब ऊपर लिख दिया तो इस 1 को भी इसमें जोड़ो, 1 और 7 8, 8 और 2 10, यानी हो गया 104। इस प्रकार से कुछ लिखो, यानी इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से हासिल भी जोड़ो, इस तरह से बच्चे को बताओ, समझाओ। तो अगर ये बात करेंगे तो बच्चा बड़ी अच्छे से समझ जाएगा, उसे लगेगा कि हमारा टीचर कितने अच्छे समझाते हैं, गलती पे डांटा भी नहीं। तो बच्चा प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा सीखने के लिए, वो आपकी सिखाएगी, फिर एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। ठीक, उसके बाद चलिए आ जाते हैं आगे। और क्या बात कि प्रोत्साहन से छात्रों में प्रेरणा आती है, बल भी मिलता है, जिससे वे उपेक्षित सुधार करते हैं। यानी कि भाई उपेक्षित नहीं, अपेक्षित, यानी जो आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर ऐसा सुधार हो, ये बच्चा तभी करेगा जब आप उसको प्रोत्साहित करोगे, जब उसको मोटिवेट करोगे, जब बच्चों को आपसे लगाव फील होगा, है ना। तो ये हमें करना है। और क्या, उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसमें छात्र को क्या कठिनाई आ रही है सीखने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सवाल हल करने में, उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट, विकास, प्रगति, अधिगम प्रारंभ हो सके और अच्छे से चल सके। ठीक है, इसलिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण छात्र को
जो भी छात्र होते हैं, यानी सभी तरह के छात्रों से उनके अंदर जो आ जाता है कि नहीं यार मेरे से बार बार गलती हो रही है, मैं बार बार ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देता हूं, दूसरे कितने एक बार में सवाल बना लेते हैं, तो बच्चा अपने आप को ना कम समझने लगता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, वो खुद को ही गलत मान लेता है, खुद को दोष देने लगता है। बट ऐसा नहीं है। तो छात्रों के अंदर की हीन भावना को दूर किया जाता है किसकी मदद से? उपचारात्मक शिक्षण की मदद से ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कि भाई उपचारात्मक शिक्षण आखिर है क्या, ये कार्य कैसे करता है? अभी देखो, अब मैं अभी एक उपचारात्मक शिक्षण अभी पढ़ा है, इसके बाद फिर बढ़ेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे अगली स्लाइड पर, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, घुमा फिरा के कुछ भी बोल देगा। अब मैं यहां उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा रहा हूं, फिर कल को परीक्षा में क्या आ जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता या फिर महत्व ऐसा पूछ दिया, फिर तो आप भाई बोलने लग जाओ, अरे सर ने तो पढ़ाया नहीं था, अरे मास्टर तो पढ़ाया नहीं था, तो आता ही नहीं है। भाई आता है, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना करो। अब जरूरी नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण टॉपिक दिया तो यही आ जाएगा, भाई सवाल तो कैसे भी घुमा के आ सकता है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, क्यों होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जानकारी ले लीजिए, उसके बाद सवाल कुछ भी आएगा इस पे, इसका लाभ, इसका हानि, इसके उद्देश्य आप खुद से बता सकते हो। तो ये मुद्दा होता है पढ़ाने का, इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूं। मैं इस हिसाब से नहीं कि जो प्रश्न आता है उत्तर पढ़ा दूं। भाई ऐसे मार्केट में हजारों किताब मिल जाएगी जहां प्रश्न और उसके उत्तर, प्रश्न और उसके उत्तर है। अगर सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़ लेने से कोई जेबीटी की परीक्षा एकदम से क्वालिफाई कर जाता तो ये हजारों हजार छात्र बैक नहीं लग रहा होता, फेल नहीं हो रहे होते। भाई डीएलएड करने में, जेबीटी करने में 2 साल के कोर्स को 3-3, 4-4 साल नहीं लग जाते लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए भाई सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़ने से परीक्षा में पास नहीं होते, नॉलेज नहीं आता। रटना अलग बात है, जिनको रटना है बनेंगे अलग टाइप के टीचर, फिर डीएड कर लेंगे, जेबीटी कर लेंगे, रट के फिर बेरोजगार घूमेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं ढंग से, या कहीं पर नौकरी मिलेगी भी तो नॉलेज नहीं होगा, तो फीडबैक अच्छा नहीं होगा, बच्चे अच्छा पसंद नहीं करेंगे, अच्छा ढंग से पढ़ाना नहीं आएगा, उसके बाद फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा, अच्छी सैलरी नहीं मिलेंगी, तो बोलेंगे कि हम तो बेरोजगार ही रह गए डीएड करके, डीएड बकवास कोर्स है। भाई साहब डीएड करके ही लोग लाखों की सैलरी भी कमा रहे हैं, क्योंकि डीएड से टीचिंग स्किल आती है। अब उस टीचिंग स्किल का इस्तेमाल आप यूट्यूब पर करो, उस टीचिंग स्किल का इस्तेमाल आप किसी प्राइवेट स्कूल में करो या किसी प्राइवेट कोचिंग में आप करो। डीएड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ 5वीं का टीचर बनना है। भाई डीएड जो है, जेबीटी कोर्स जो है, आपके अंदर जो है ऐसा गुण ला देता है जिससे आपके अंदर टीचिंग स्किल्स आ जाती हैं, है ना, टीचिंग के बारे में। फिर आप उस टीचिंग का इस्तेमाल कोई भी विषय पढ़ाने के लिए करो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। भाई आप जे नीट के इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ, फिर उसके बाद फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए पढ़ाओ, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, खुद की कोचिंग खोल लो, पढ़ाओ, अच्छा पैसा कमाओगे। पर अगर आप रट के पढ़ोगे, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो भूल जाओ, तब तो उम्मीद नहीं है ना। फिर दोस्त सरकार को या इस कोर्स को मत दो, भाई आपके लिए नहीं है फिर ऐसा। ठीक, तो बात करें उपचारात्मक शिक्षण की। भाई बीच बीच में ये बात करना भी जरूरी है। आप बोलोगे अरे यार ये कहां से कहां पहुंच गए, भाई जरूरी है। भाई हम सिर्फ नंबर के लिए पढ़ने आए हो तो भाई तो रहने दो, मत पढ़ो, है ना। अगर अच्छा शिक्षक बनना है, अच्छे शिक्षक वाली स्किल्स चाहिए, तब थोड़ा सा पढ़ो, सीरियसली इस कोर्स को करो, है ना। ठीक, नौकरी पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का मत समझो ना इसको आपको भाई समाज का निर्माण भी तो करना है। आपको गाइड, मेंटर बनना पड़ेगा। आप सिर्फ टीचर बन के नहीं रह सकते। बच्चे उस टीचर का फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं, उस टीचर का नाम बहुत होता है जो टीचर बच्चों के साथ जुड़ाव महसूस करता है, जो बच्चों के साथ दोस्तों की तरह फ्रेंडली रहता है। ठीक है, पढ़ाना 19 भी नहीं चल जाएगा, लेकिन शिक्षक का बिहेवियर बच्चों के साथ 20 में से 20 चाहिए, 19 नहीं। तब आप जाके अच्छे टीचर बनोगे, तब आपका नाम होगा, तब आपकी डिमांड बढ़ेगी, तब आप पैसा कमाओगे। ध्यान लेना इस बात को। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरी को खत्म करने के लिए किया जाता है। यानी बच्चों के अंदर कोई अगर विशिष्ट खास प्रकार की कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, समझ गया। बच्चों की त्रुटि यानी गलती दूर करने के लिए, खास विशिष्ट गलती को दूर करने के लिए, उसमें अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई कमजोरी है, तो उसका उपचार, उसका निदान, उसका निदात्मक प्रक्रिया के थ्रू उपचार किया जाता है, सुधार किया जाता है। मतलब किसी विशेष विद्यार्थी का पूरा ओवरऑल मतलब देखें तो किसी विशेष विद्यार्थी की किसी विशेष विषय या प्रकरण में भाई अनुभव होने वाले कठिनाई को, कमजोरी को दूर करना, जो भी अनुभव हो रहा है उसे कठिनाई, परेशानी, उसको दूर करना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। क्लियर। अब इसमें होता क्या है, इसमें कि एक विशेष प्रकार की समस्या पे ध्यान देकर उसका उपचार किया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक, और क्या भाई, इन्हीं धारणाओं के अनुसार ही आप देखोगे तो कई सारी बातें निकल कर सामने आती है कि उपचार करना, त्रुटि दूर करना, फिर उसको सहज महसूस कराना, उसकी कठिनाई वगैरह सब दूर करना किसी विषय में, ये सब उपचारात्मक शिक्षण है। और इन्हीं के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थी गणित की कठिनाइयों में कमजोरी से गुजर रहा है तो उसे उस विषय को उपचारात्मक शिक्षण के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा ना, ध्यान रखिएगा। अब उपचारात्मक शिक्षण हो गया,
ठीक है, अब आते हैं निदान के ऊपर। निदान का अर्थ, मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस। ये निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस तो आपने बड़ा सुना होगा डॉक्टर के पास, अरे ये डायग्नोसिस, डायग्नोस करना है। निदान का मतलब क्या होता है कि भाई, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि पहले प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम सुनने के बाद उसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसका क्या इलाज होगा, है ना। इसलिए तो डॉक्टर ही है भाषा में, क्या इलाज होगा, क्या सॉल्यूशन होगा। ये देखो, टीचर भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। डॉक्टर शरीर की बीमारी दूर करता है और टीचर बच्चे की मानसिक बीमारी दूर कर देता है, बच्चे को मानसिक रूप से मौजूद बना देता है, पढ़ाई में उसकी कमजोरी दूर कर देता है। तो टीचर भी डॉक्टर के जैसा ही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला चलिए समझ लेते हैं कि निदान के क्या मतलब है, निदान का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। तो निदान का मतलब यह है कि भाई जितनी भी पढ़ाई लिखाई सीखने से संबंधित कठिनाई और परेशानी है, यानी कि अधिगम संबंधी कठिनाई और जो परेशानी है उसका पहले पता लगाओ, यानी प्रॉब्लम क्या है उसकी जड़ में जाओ, है ना। और अगर हो सके तो भाई उन कारणों का पता लगा लो कि ये क्यों आया। पहले तो ये पता लगा लो कि बच्चे के अंदर कमजोरी कहां है। दूसरा ये पता लगाओ कि अगर हो सके पॉसिबल है तो ये कमजोरी आई क्यों है, ठीक है। तो निदान का अर्थ होता है बच्चे के अंदर कमजोरी पता लगाना, और अगर हो सके तो वो कमजोरी आई कहां से इसका भी पता लगाना। कमजोरी कहां है और ये कमजोरी क्यों है, कैसे आई है, इन सब का पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। यानी अगर मोटे मोटे शब्दों में देखा जाए तो कठिनाइयों के संबंध में पूरे मामले की जानकारी को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना, ताकि उसके कारणों का पता लगाया जा सके, इसी का अर्थ होता है निदान, ठीक। और क्या, अब देखोगे आज के समय में क्या होता है, अभी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसा है कि हमारे यहाँ टीचर्स ऐसा नहीं करते। बच्चे ने अगर कुछ गलत किया, नंबर काट देंगे, खत्म। बच्चा आ रहा है कि सर हमारे नंबर क्यों कटे हैं, तो बहुत सारे टीचर उसको टाइम नहीं देते, बहुत सारे टीचर उसको बता नहीं पाते। और हर बच्चा आएगा सवाल पूछे, हर बच्चा ऐसा करेगा तो मैं कैसे टाइम। भाई आप टीचर किससे बने हो? फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी पड़ेगी हर बच्चे की, ध्यान रखो। तो दुर्भाग्यवश क्या होता है, आज भी शिक्षकों के पास निदान करने वाले उपकरण बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा सही निदान किया जा सके, है ना। वो तो जो बच्चे के अंदर जो कमियां है, उस कमी को दूर करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो भी उपकरण चाहिए, वो टीचर के पास नहीं है। या तो टीचर के पास टाइम की कमी है, क्योंकि टीचर से दिन भर काम करवाया जा रहा है सुबह से शाम तक, तो बेचारा हर बच्चे का निदान कैसे करेगा, हर बच्चे का सुधार कैसे करेगा, है ना। खाली से उसको मिलता ही नहीं है, जो खाली से मिलता है उसमें फाइलें पकड़ा दी जाती हैं, ये फॉर्म भरो, ये फाइलें भरो, ये काम करो, ये आईडी बनाओ, वो बनाओ। भाई टीचर टीचिंग कम नॉन टीचिंग वर्क ज्यादा कर रहा है, ऐसा हो गया। तो टीचर की भी गलती है यार इसमें कि भाई हम फोकस करें। आमतौर पर लोग कोचिंग में पढ़ाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कोचिंग में इस तरह की कोई डायरी, कोई काम, ये फाइल वाइल भरना, ये सब नहीं मिलता है, इसलिए कोचिंग में पढ़ाना लोग पसंद करते हैं। पर कोचिंग में पढ़ाओगे तो काम चोरी नहीं चलेगी ना, क्योंकि कोचिंग प्राइवेट है, और कोचिंग में अगर रिजल्ट नहीं दिया, मेहनत करते हुए नहीं दिखे, और आपका फीडबैक अच्छा नहीं रहा, डिमांड आपकी नहीं रही, बच्चों के बीच पॉपुलर नहीं रहे, तो आपको निकाल देंगे कोचिंग से, नहीं बढ़ेगी सैलरी। तो कोचिंग में वो लोग पढ़ाएंगे जो टीचिंग के लिए पैशनेट हैं, एकदम मेहनत करने को पूरा तैयार हुए, काम चोरी नहीं चलेगी वहां। स्कूल में चल जाता है ना। गलतियों का सामान्य प्रकार के परीक्षणों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रकार की कमी का पता केवल विशेष नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही लगाया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल बच्चा कोई गलती कर रहा है, नॉर्मल उसमें कमी है तो आसानी से पता लगा लो, लेकिन उसके अंदर किसी विशेष प्रकार की त्रुटि है, विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है, विशेष प्रकार का कोई गड़बड़ी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विशेष तरीके से पकड़ में आएगा। ऐसा लगेगा ये तो सब कुछ तो ठीक है, सुन भी रहा है, पढ़ भी रहा है, दिमाग भी ठीक चल रहा है, फिर भी क्यों गलती हो रही है, ये पता चलेगा नैदानिक शिक्षण, नैदानिक उपचार से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, कुछ बच्चे मतलब ऐसा संपूर्ण कौशल के लगातार अभ्यास के द्वारा बच्चों की उन विशिष्ट कमियों कमजोरियों का पता लगाया जाता है जिन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। यानी अगर चलो मान लो उपकरण आ गया और पता लगा लिया, तो उसको दूर करने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा निदान और अच्छी अध्ययन प्रक्रिया दोनों साथ साथ ही चल सकते हैं, और चलने भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा सीखता है वैसे वैसे कमजोरी आती है, वैसे वैसे गलती होती है। तो अगर आप मान लो आज सिर्फ सिखाओ और गलती अगले साल दूर करो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही विकास होगा बच्चे का? नहीं। तो जब आप सिखा रहे हो उसी वक्त ही बच्चे का विकास करो, ये बहुत जरूरी है, ये निदान में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तभी नैदानिक चीजें हो सकती हैं और निदान का उपाय किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, ठीक है। सतत एवं व्यापक, है ना। अब एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिसे हम सतत इवैल्यूएशन और ये व्यापक मूल्यांकन कहते हैं ना, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, तो इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है।
सतत एवं व्यापक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ, फिर हम और बात करेंगे आगे चल के कि भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, उसके लाभ क्या है, और हम बात करेंगे भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन आखिर में है कैसा, और इस मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आएंगे इस पर भी, तो पहले लेकिन हम कुछ कुछ चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पहले, चलो आ जाओ सतत मूल्यांकन के लाभ की बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सीसीई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस सवाल को रखूंगा। आप सब ध्यान देना कि भाई ये सवाल सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है, इसको जरूर पढ़ें। अब यही नहीं कि लाभ ही पूछ देगा, हो सकता है विशेषता पूछ दे, हो सकता है हानि पूछ दे, हो सकता है इसका अर्थ परिभाषा पूछ दे। तो आपको इस जो टॉपिक में पढ़ाता हूं उस टॉपिक से मिलते जुलते सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के प्रश्नोत्तर पढ़ लेने हैं, ठीक है। और ये सब मिलेगा कहां, तो ये सब हमारे आपको कोर्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो आपका हरियाणा डीएलएड का। जी हां, वहां आपको सारा शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स और एक्सक्लूसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। यह अध्यापक को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में सहायता करता है। जो अध्यापक को भाई अलग अलग प्रकार की प्लानिंग, अलग अलग प्रकार की उसे योजना करना है, तो इसमें मदद मिलती है किससे, सतत और व्यापक मूल्यांकन से। दूसरा कि भाई ये सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, इससे आप बच्चों पे लगातार मतलब कंटिन्यूअस नजर रख सकते हो, यानी नियमित रूप से बच्चों की प्रगति की जांच कर सकते हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की प्रगति की नियमित जांच की जाती है, ठीक है। इससे अध्यापक को बच्चे की कमजोरियां, साथ ही साथ उसकी आवश्यकताओं का पता आसानी से लग जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसमें क्या कमी है, क्या कमजोरी है। और ये सतत मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी अपने स्वयं की कमजोरी को भी जान सकते हैं कि भाई मेरी ये तो कमजोरी थी, है ना। ये जब सतत मूल्यांकन होगा तब, सतत और व्यापक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा तब, ठीक है। यह विद्यार्थी को अच्छी आदत का विकास करने में तथा गलतियों को सुधारने में मदद करता है। यह करियर के बारे में फैसले लेने में सहायता करता है। सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों के माता पिता को उनके बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। यानी आपका बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लगातार मैथ्स में कम नंबर ला रहा है, जबकि साइंस में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बड़े अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है इसकी रुचि विज्ञान में बहुत ज्यादा है पर गणित में कम। बच्चा गणित में उतना अच्छा नहीं है, विज्ञान में बहुत ज्यादा, तो आगे चल के इससे करियर में बायोलॉजी लेना चाहिए, है ना। इसे जीव विज्ञान लेना चाहिए, डॉक्टर की फील्ड में जा सकता है क्योंकि थ्योरी अच्छी है, पर गणित अच्छा नहीं है तो ये गणित वाले विषय या उस करियर में जाने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, है ना। तो ये टीचर को अपने उनके बच्चों के पेरेंट्स को बताना, बच्चों को बताना कि देख बेटा तेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, हम मैथ्स पे काम करेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा साइंस ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी थ्योरी वाले सब्जेक्ट बड़े अच्छे हैं, तो तुम क्यों ना अपनी थ्योरी को और स्ट्रांग बनाओ और उसमें करियर बनाओ, है ना, उसमें इंटरेस्ट जगाओ, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये भाई ये हो गया सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ। अब बात करेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई जिसे कहते हैं ना, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सीसीई, इसकी बात कर लेते हैं भाई। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के निरंतर, आवधिक और व्यापक संबंधित है भाई। इसके मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या है भाई, इसका मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का पहला विशेषता यही है कि ये बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। सर्वांगीण यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक पक्ष विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास आंकलन से संबंधित है। यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास का आंकलन करना, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, इससे संबंधित है। और क्या भाई, बच्चे का शैक्षिक, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज यानी सह शैक्षिक पहलुओं पर भी आकलन होता है। इसमें भाई शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीव कौशल, सह पाठचर्या, अभिवृत्ति, हॉबी, ये बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में आकलन निर्धारित मापदंडों के आधार पर और बहुविध तकनीकों का उपयोग करते हुए होता है। यानी जितने भी पढ़ाई के अलावा जो बच्चे का डेवलपमेंट, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ये जांचने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन ही काम आता है, ठीक है। जीवन कौशल का आकलन में सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। भाई जितनी भी बच्चे के अंदर कमजोरी होगी, बच्चे के जितने भी स्किल हैं, उसके अंदर जो कौशल है, वो जो भी चीज सीखता है जिसमें वो एक्सपर्ट है, उसके बारे में जांचना, उसका पता लगाना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब सिर्फ और सिर्फ सतत और व्यापक मूल्यांकन के थ्रू हो सकता है। यही उसकी विशेषता है, ठीक। अब हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब बात करेंगे मूल्यांकन की, यानी कि भाई सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन की,
कि इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन आखिर में होता क्या है, इसकी क्या खासियतें होती है, मूल्यांकन करने से क्या होगा, है ना, मूल्यांकन का विशेषता क्या है। तो एक जान लीजिए कि मूल्यांकन करना एक जैसे किसी को पास करना है, किसी को फेल करना है, सिर्फ इसके लिए मूल्यांकन नहीं करते। मूल्यांकन करते हैं ताकि भाई एक व्यापक चीज पता चले, यानी बड़ी चीज, बड़े पैमाने पर बड़ी पिक्चर हमें दिखाई दे कि बच्चा होशियार है कि नहीं है, इस लायक ही नहीं है, ये सीखा है कि नहीं सीखा है, किस लायक वो है, ये सारी बातें पता करना है। तो मूल्यांकन, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है पहला, है ना। तो मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1, निरंतरता। मूल्यांकन से पता चलेगा कि भाई निरंतर रूप से आप मूल्यांकन करोगे, बार बार टेस्ट लोगे, नियमित समय पे चेक करोगे, इससे पता चलेगा कि बच्चा जो है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष चलती है। इसकी अनेक प्रकार की परीक्षाएं जैसे कि साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, इन सब परीक्षाओं के आधार पर ही छात्र का जो प्रोग्रेस, जो तरक्की हुई है, उसको नापा जाता है ना। इस पर ही पता चलेगा कि भाई छात्र का कितना विकास हुआ है, कितना उसका भाई आप कह सकते हो कि निरंतर रूप से पढ़ाई में उसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। ठीक। दूसरी व्यापकता, मूल्यांकन जो किया जाता है सिर्फ इससे पता चलता है बच्चा सीख रहा है कि नहीं। मूल्यांकन से पता चलेगा, अगर मान लो टेस्ट हुई, बच्चा अच्छा नंबर लाए, तो ये पता चलेगा कि बच्चा जो है पढ़ रहा है। दूसरा, बच्चे को जो सिखा रहे हैं उसके उद्देश्य से सफल हो रहे हैं, बच्चा का हैंडराइटिंग सुधर रहा है, स्पेलिंग सुधर रहा है, बच्चे का ज्ञान बढ़ रहा है, बच्चा निरंतर टेस्ट दे रहा है, एब्सेंट भी नहीं रहता है। तो मूल्यांकन करने से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, बहुत बड़ा है, फैला हुआ है ना। तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें व्यक्ति के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सब का विकास हुआ है कि नहीं, मेंटली, फिजिकली, इन सब का विकास हुआ है कि नहीं बच्चे का, इससे पता चल जाता है। और क्या, केवल कक्षा तक सीमित नहीं, मूल्यांकन सिर्फ क्लास टेस्ट से नहीं हो सकता। मूल्यांकन बच्चे का व्यवहार, बच्चे के पर्सनल लाइफ की उसकी अचीवमेंट्स, ये सब पे निर्भर करता है। तो मूल्यांकन केवल कक्षा के अंदर ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर भी किया जाता है ना। बच्चे का व्यवहार कक्षा के बाहर कैसा है, प्लेग्राउंड में कैसा है, खेल के मैदान में कैसा है, स्कूल में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, भाई ये सब तो जरूरी है ना, ये सबसे मूल्यांकन होता है। ठीक है। तो समाज के प्रति बालक का व्यवहार कैसा है, इन सब से, ये सब मूल्यांकन की क्या है, विशेषताएं हैं। फिर शिक्षा के सभी सोपानों से संबंधित होना, शिक्षा के जितने भी सोपान हैं, यानी शिक्षा के जितने भी भाई आप कह सकते हो सोपान है, शिक्षा के जितने भी पहलू हैं, उन सबसे संबंधित है मूल्यांकन। मूल्यांकन से अब केवल अध्यापक नहीं करेगा मूल्यांकन, भाई वो विषय भी करेगा मूल्यांकन। एग्जाम जो होगी उसका प्रेशर झेल पाना, मूल्यांकन से उसके माता पिता, ये सबका भी पता चल जाता है, उनका भी एफर्ट दिख जाते हैं। विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन द्वारा भी स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। मैंने बच्चे आत्म मूल्यांकन के द्वारा खुद का इवैल्यूएशन कर सकते कि मैंने कितना सीखा, कितना नहीं, मुझे कितना आता है, कितना नहीं। फिर शिक्षा, ठीक है, एक और विशेषता है मूल्यांकन की, शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में समय समय पर अनेक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है जो मूल्यांकन के द्वारा हो सकती है। यानी एजुकेशन में क्या चेंज करना है, शिक्षा कैसे चल रही, क्या नहीं, ये सब मूल्यांकन पर हो सकता है। तो यही सब मूल्यांकन की विशेषता है। बढ़ते हैं आगे, आते हैं अगला कि मूल्यांकन का आखिर अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की क्या मीनिंग है, अर्थ है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मतलब है कि पाठ्यक्रम के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके लिए प्रयासरत विद्यार्थी की प्रगति की जांच करना। यानी जो सिलेबस का उद्देश्य है कि बच्चा ये सीख जाना चाहिए, फिर वो सीखा कि नहीं सीखा, या सीखने के लिए बच्चे ने मेहनत की, एफर्ट लगाए कि नहीं लगाए, इसकी जांच करना ही मूल्यांकन है। ठीक है। मूल्यांकन शब्द का अधिक जो मतलब अर्थ है, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। यानी मूल्यांकन को आप एक छोटी सी सीमा में मत बांधो। मूल्यांकन का मतलब बहुत चीज, मूल्यांकन का मतलब उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं, प्रगति हो रही कि नहीं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही कि नहीं, ये सब जांचना मूल्यांकन में आता है। ठीक है। तो एक शब्द मत बांधो मूल्यांकन में। ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों और मूल्यांकन का बहुत गहरा संबंध है। शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हो रही है कि नहीं, बच्चे की प्रगति हो रही कि नहीं, इसकी जानकारी केवल मूल्यांकन के माध्यम से ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यह है मूल्यांकन का अर्थ, उसका मीनिंग। ठीक है। परीक्षण और मापन की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का कहीं अधिक व्यापक अर्थ है। परीक्षण, मापन, इनके छोटे छोटे संकुचित अर्थ है, लेकिन मूल्यांकन का अर्थ जो है वो व्यापक है, वो कोई संकुचित छोटा अर्थ नहीं है। मूल्यांकन से भाई विद्यार्थियों की पढ़ाई की आदतें, उसके अध्ययन की आदतें एवं अध्यापक की शिक्षण की मेथड, पद्धति सही काम कर रहे कि नहीं, ये सब पता चलता है। ये सब उससे प्रभावित भी होते हैं। इसके द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है, बदलाव कर सकता है, सफल हो सकता है, असफल भी हो सकता है। मूल्यांकन के द्वारा भाई बहुत सी ऐसी, मतलब मूल्यांकन कौन सी अच्छी विधि है, इस पर तो बहुत चर्चा रहता है, कौन
कौन सी बुरी है, ये सब चर्चा चलता है। लेकिन एक क्लियरिटी तभी आएगी जब मूल्यांकन होगा, तब पता चलेगा कौन सी विधि अच्छी थी, कौन सी खराब थी, कौन काम कर गई, कौन सी विधि काम नहीं की। ठीक है, ये रहता है। अब बात करेंगे निदानात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य। जो निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक का मतलब होता है भाई निदान करना, ठीक है ना, कठिनाई, कमजोरी, त्रुटि को दूर करना। निदानात्मक का अर्थ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ऐसी परीक्षाओं का क्या उद्देश्य होता है, ऐसी परीक्षाओं का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद होता है, उसकी बात करते हैं। तो भाई अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार लाने हेतु परामर्श प्रदान करना। मतलब अध्यापक अपने पढ़ाने की मेथड में, पढ़ाने की अपनी मेथड में सही सुधार ला सके। ठीक है, ये निदानात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य है। दूसरा, छात्र की विषय संबंधित कमियों की जानकारी प्राप्त करना। ये जो निदानात्मक परीक्षा होती है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर ऐसा पूछे तो पहली बात कि अध्यापक अपनी अध्ययन की जो विधि है उसमें सुधार कर सके, इसके लिए परीक्षा होती है, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, छात्र की विषय से संबंधित जो कमजोरियां हैं वो दूर हो सके, इसलिए भी ये परीक्षा की जाती है। तीसरा कि भाई शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, यानी जिस माहौल में या जिस विधि से पढ़ाई हो रही है उस विधि को और इफेक्टिव बनाना, उसको और अच्छा बनाना, ये सब निदानात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य में शामिल है। ये उससे उद्देश्य की पूर्ति होगी। और क्या, छात्र की कमियों के अनुसार पाठ्यक्रम में चेंजेस, यानी छात्रों में जो कमी है उसके हिसाब से सिलेबस में बदलाव करना ताकि बच्चे उससे हट पाए, है ना। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, कमी निकाल लो, फिर कमी निकाल का पता लगा लो और फिर उस कमी को दूर करने के लिए उसका उपचार करो, है ना। उपचारात्मक शिक्षण दे दो, पहले निदानात्मक शिक्षण देखो, फिर वो मिल गया तो फिर उपचारात्मक शिक्षण पर जाओ, है ना। निदानात्मक परीक्षाओं की विशेषताएं भी अलग होती हैं। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं कि निदानात्मक परीक्षा की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का, सिलेबस का कभी न अलग होने वाला हिस्सा है। ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। दूसरी बात, ये परीक्षाएं ऐसे नहीं होती, सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं, विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। निदानात्मक परीक्षाएं विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुरूप होती हैं, उनकी पूर्ति करती हैं। ये परीक्षाएं बालक की योग्यता का मापन नहीं करती, बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का पता लगाती हैं और उसे दूर करने का, उसके उपचार की व्यवस्था की जाती है। ये सब निदानात्मक परीक्षाओं की क्या है, विशेषताएं हैं, खासियतें हैं। ठीक, अब वही निदान का अर्थ डायग्नोसिस। निदान का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले बताया था कि निदान का अर्थ होता है बच्चे के अधिगम, यानी पढ़ाई सीखना, उससे संबंधित जो कठिनाई परेशानी है उसका पता लगाना, और अगर पॉसिबल हो तो क्यों वो कठिनाई आई है इसका भी पता लगाना। जैसे पहले पढ़ा था वही टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आखिर होता क्या है, इसके लाभ, इसकी विशेषताएं, ये सब तो हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन जानने की होता क्या है। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसा मूल्यांकन का मेथड, मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में है विश्वास के सभी पहलुओं का ध्यान जाता है। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को सही ढंग से चला सकता है, देख सकता है, जांच कर सकता है कौन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ होगा कैसे, अगर इन्हें शिक्षा का विकास करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, तो ये किसके माध्यम से हो सकता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, बच्चा सफल है कि असफल है जांचने के लिए इस मूल्यांकन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सफलता असफलता से शिक्षा नहीं सुधर सकती, शिक्षा व्यवस्था की सफलता और असफलता से शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। तो इसका पता लगाना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन इसका काम करता है कि एजुकेशन सिस्टम कहां फेल हो रहा है। बच्चा कहां फेल हो रहा है तो आसान है, गणित में फेल हो गया, पर भाई पूरा एजुकेशन सिस्टम कहां फेल हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कहां कमी है, ये किस माध्यम से पता चलेगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। यानी मान लो बार बार परीक्षा हो रही, पूरे स्कूल में बार बार बच्चे गणित में फेल हो रहे या बार बार बच्चे अंग्रेजी में फेल हो रहे, तो इससे यह पता चला कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ खामी है, ये अंग्रेजी विषय या गणित विषय में सारे बच्चे फेल कर रहे हैं। इसका मतलब गणित और अंग्रेजी विषय में कुछ सुधार करने की, यानी इस एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ बदलाव करने की इस विषय के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इससे एक मतलब, अब देखो परीक्षा ली, सतत मूल्यांकन किया, बार बार टेस्ट हुई, तो हर टेस्ट में इंग्लिश में फेल हो रहे, हर टेस्ट में मैथ्स में फेल हो रहे, इससे पता चल गया कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में, इस चीज में लोग फेल हो रहे हैं, इसमें बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उस दिशा का पता लग जाएगा, उस जगह का पता लग जाएगा कहां पर प्रॉब्लम है एक्चुअल में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही उसका मतलब है, यही भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे आए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं भाई। सतत और
व्यापक मूल्यांकन सीसीई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। तो ये जो सीसीई है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो भाई सीसीई के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नंबर 1 विद्यार्थियों की नियमित एवं बहुआयामी जांच, रेगुलर और कई पहलुओं पे जांच करना। दूसरा विषय एवं पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य, यानी सिलेबस के ऊपर और विषय के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर निर्धारित ढेर सारे सामूहिक कार्य दो। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में संतुलन, यानी पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा जो काम है बच्चे के, उसके अंदर बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना, दोनों का विकास करना। विद्यार्थियों में अच्छी आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण को जगाना, उसको बढ़ावा देना, उसमें उत्पन्न करना। ठीक, सतत और व्यापक मूल्यांकन का कार्य क्या है, इसके क्या ड्यूटीज है? पहला, ये शिक्षा को प्रभावकारी बना देता है, एजुकेशन को इफेक्टिव बना देता है, शिक्षा को प्रभावकारी नीति देता है, पॉलिसीज अच्छी बनती हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन से होता क्या है कि भाई इस सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति की सीमा और मात्रा का नियमित रूप से आंकलन किया जा सकता है, यानी बच्चा पर डे कितना सीखता है या हर 3 महीने बच्चे का प्रोग्रेस कितना % हुआ है, ये सब पता चल जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से जो भी शिक्षा से संबंधित कमजोरी, परेशानी, कठिनाई, त्रुटि होती है वो दूर की जा सकती है, उसका पता लगाया जा सकता है और उसे दूर करने का ही कार्य करता है। ठीक, और क्या, फिर शिक्षा में परेशानी क्या है ये पता चल जाएगा, उसको दूर कर लेंगे। पर बच्चे में क्या परेशानी है, बच्चे में क्या अच्छा है, बच्चे की मजबूती किस विषय में है, ये सभी पता लगाया जा सकता है ना। तो बच्चे की भाई चीजें पता चल जाती हैं और टीचर ये सब कर पाया तो टीचर का भी फीडबैक पता चल जाएगा कि भाई इंग्लिश के टीचर के विषय में बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश सुधारने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, गणित के विषय में बार बार बच्चे फेल हो जा रहे हैं तो गणित का टीचर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा, तो इससे टीचर का भी फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, ये विद्यार्थियों में अपनी गलती सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है, यानी जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। ठीक, यदि कोई विद्यार्थी जो है किसी उपलब्धि में, उसकी अचीवमेंट में कोई कमी है तो उसके बारे में पता चल जाता है, उसे जागरूक किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। ठीक है, ठीक, अब इसके लाभ क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की लाभ, फायदे, इसके पहले हमने पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन हो जाए कि यह टीचर को, अध्यापक को शिक्षा की योजनाएं बनाने में मदद करता है, यह अध्यापक को विभिन्न प्रकार की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कि इससे विद्यार्थी की प्रगति जांची जा सकती है निरंतर रूप से ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की प्रगति को नियमित जांच की जा सकती है। और क्या, इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। और क्या, सतत मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी स्वयं की भी अपनी कमजोरी का पता लगा के उस पर काम कर सकते हैं कि बार बार मेरे मैथ में नंबर कम आ रहे तो चलो ना मैथ्स में पढ़ाई की जाए, है ना, बच्चे को इससे फायदा होगा। तो ये सब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ थे। अब बात करें जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है उसमें क्या सुधार हो सकता है। जो निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप कोई एजुकेशन मतलब परीक्षा हो रही है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये जो परीक्षा प्रणाली है इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, यानी निबंध वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वाले जब परीक्षा होती है तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर 1, ऐसे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, जो भी प्रश्न पत्र रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, पूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, पूरे सिलेबस को देख के 10 चैप्टर लेकिन 2 ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी परीक्षाओं में प्रश्नों का विस्तार होना चाहिए। फिर भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी भाई इस प्रश्न की भाषा को आसानी से समझा जा सके। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य होने चाहिए, यानी बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, जब निबंधात्मक परीक्षा होगी तो ये सब होना चाहिए। और क्या, निबंधात्मक परीक्षा करने से लाभ क्या होगा, इससे भाई क्या क्या परीक्षा, इससे फायदे, एडवांटेजेस क्या होगा। निबंधात्मक परीक्षाओं के लाभ की बात करेंगे। लाभ यानी कि भाई फायदा, यानी कि एडवांटेज, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि एडवांटेजेस, है ना। ऐसे टाइप टेस्ट के निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ क्या होगा, फायदा होगा। नंबर 1, इस परीक्षा से भाई इसमें पूरी इस परीक्षा को कराई ऐसा जाता है कि व्यवहारिक रूप से, है ना, व्यवहारिक रूप से ऐसी परीक्षा से प्रश्नों की जो है रेकी करना, प्रश्नों को जांचना, प्रश्न सही है कि नहीं, उस लेवल का है कि नहीं, पता चल जाता है। दूसरा, ऐसी परीक्षाओं के प्रश्नों को तैयार करने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि भाई आप एक क्वेश्चन बताइए कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले 5 तत्व लिखिए, बड़े आसानी से बना दिया क्वेश्चन, है ना, सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक, ये कम खर्चीली है। निबंधात्मक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों के दृष्टिकोण का पता चलता है। अगर मुझे 10 मार्क्स के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने हैं तो एक पेज तो ऐसे ही भर गया, पर मैं अगर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन भी लिख दूं पहले पेज पे तो 5 लाइन में 5 क्वेश्चन हो सकते हैं और 25 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया पेपर। तो कम खर्च में ही जल्दी बन जाता है, कम समय में बन जाता है निबंधात्मक परीक्षाएं, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर निबंधात्मक परीक्षाओं से विद्यार्थी की शक्ति का विकास होता है। निबंधात्मक परीक्षा से बच्चे को उत्तर देने को पर्याप्त समय, पर्याप्त स्वतंत्रता मिल जाती है, क्योंकि उसको अपने मन से बनाकर लिखना है ना, पूरी स्वतंत्रता रहती है उसको। इस परीक्षा में बच्चों की कार्यशैली, लेखन शैली, साफ सुथरा लिखता है कि नहीं, राइटिंग अच्छी आती है कि नहीं, पता चल जाता है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ से एक शब्द लिखना होता है, कहां पता चलता है,
पर निबंध वाले परीक्षा से सब पता चल जाता है। और इतने लॉन्ग क्वेश्चन, इतना बड़ा निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए बच्चे को भाई आप कह सकते हो बच्चे का एकाग्रता चाहिए, बच्चा है ना, बच्चा फोकस्ड रहे, छात्रों की एकाग्रता बढ़ जाती है। ठीक, ऐसी परीक्षाओं से बच्चों की मौलिक व कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों का मेंटल है ना मोरल डेवलपमेंट होता है और इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल आधे पेज का लिखना है, 1 पेज का लिखना है, तो सोचना पड़ेगा, कल्पना करके लिखना पड़ेगा, तो बच्चे की कल्पना शक्ति भी इससे बढ़ती है, तो ये भी होता है। क्लियर। अब आते हैं निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष, कमी व सीमाएं। निबंधात्मक परीक्षा की क्या दोष होते हैं, इसमें क्या कमी है और उसकी क्या सीमाएं होती हैं, वो भी देख लेते हैं। पहली बात, परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चा अपने मन से कैसा भी लिख सकता है बनाकर, है ना। इसमें परिणाम जो है लगभग 5 में से सबको 4, 5 में से 3, 5 में से 5 ऐसे सबको मिल जाते हैं। ठीक है, 5 में से सीधा 0 बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो ये विश्वसनीय नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है, निबंधक परीक्षा का प्रभाव जो परिणाम है हमेशा एक समान नहीं रहेगा। कभी बच्चे मतलब उसको आने वाले टॉपिक से अगर फंस गए तो वो क्वेश्चन फट से बना लेगा, पर ऐसा टॉपिक जो नहीं पढ़ कर आया वो आया तो उसको सीधा 0 भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर यदि किसी समूह के प्रश्न पत्र आज दे दिए जाए और वही प्रश्न 15 दिन के बाद दिया जाए तो वो भी इतने समय में परिणामों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। यानी आज जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया लॉन्ग क्वेश्चन का, सेम 15 दिन बाद वही निबंधात्मक लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर दे दिया बच्चे को, तो हो सकता है कि पहले उसने अगर 30 में से 20 नंबर लाए थे तो इस बार तो 30 में से 10 भी नहीं ला पाएगा, ऐसा भी होता है। यानी 15-20 दिन के अंतर में ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे बड़े क्वेश्चन को भूल जाते हैं, उसकी थ्योरी उसको लिख पाने के बाद उतना ही सेम टू सेम वैसा लिख पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो निबंधात्मक परीक्षाओं में ये दोष है, इसमें ये कमी है कि इसमें बच्चों के परिणामों में कभी भी अंतर आ सकता है, निश्चित नहीं होता। वैचारिकता, निबंधात्मक परीक्षाओं में वैचारिकता होती है। इसका कारण यह है कि बच्चों को विचार करके इसे लिखना होता है ना। इन परीक्षाओं में बच्चों को प्रश्नों के कई अर्थ हो सकते हैं, प्रश्न घुमा फिरा के देगा। जैसे पूछा है बच्चे के विकास में कौन से तत्व प्रभावित करते, लिखिए। अब किसी बच्चे ने 5 तत्व लिखे, किसी दूसरे बच्चे ने दूसरे तरह के 5 तत्व लिखे, किसी बच्चे ने तीसरे तरह के 5 तत्व लिखे, पर लिख सब रहे पर सबके अलग अलग तत्व हैं और ये सारे प्रभावित करते हैं, यानी एक ही प्रश्न है उत्तर अनेक। ठीक है, ये इसकी कमी होती है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, यानी एमसीक्यू जो होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये तो भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अब देखो निबंधात्मक प्रश्न में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी हानियां हैं, पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अगर बात करें तो निबंधात्मक प्रश्नों से निपटने के लिए ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे, उसका बोझ कम करने के लिए। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अगर हम परिभाषा देख लें, है ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य के होते हैं कई बार तो, और 4 में से एक ऑप्शन भी रहता है ना, उसमें से भी एक कई बार ऐसा रहता है। तो डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का उद्देश्य सापेक्ष रूप से आत्मनिष्ठ भाई प्रभावित हुए बिना अंक व ग्रेड प्राप्त करना है। यानी बच्चा अपने कई दूसरे पहलुओं को प्रभावित किए बिना अंक और नंबर ग्रेड प्राप्त कर ले, उसके लिए कराई जाती है। ठीक, मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं। निरंतरता होती है मूल्यांकन में, व्यापकता होती है। ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, चलो ये ज्यादा समझ लेते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्यों की बात करें, मूल्यांकन इसलिए किया जा सकता है जिससे छात्र और शिक्षक दोनों जो हैं उनके लिए योजनाएं बन सकती हैं, वो बना सकते हैं। छात्र का विकास कितना हो रहा है कितनी नहीं, इसकी जानकारी मिल सकती है मूल्यांकन से। ठीक, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक की विधि कैसी है, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, इससे जो अभिभावक है बच्चे जानकारी ले सकते हैं। अगर उस विषय में बच्चे अच्छा परफॉर्म करें इसका मतलब वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा, ये अभिभावक को पता चल जाएगा। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक की योग्यता पता चल जाती है, अभिभावक को उसकी जानकारी मिलती रहती है बच्चों की प्रगति का। ये सब मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। और मूल्यांकन का तो पहले पढ़ लिया कि पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति, उन उद्देश्यों की पूर्ति ही क्या है, मूल्यांकन है। इसी से मूल्यांकन का अभिप्राय है। ठीक, क्लियर, ये तो पहले ही बता दिया आपको। और कोई परिभाषा अगर समझनी तो देख लो भाई, एक यहाँ पर क्यूलेन एवं हाना के अनुसार भाई इनकी एक परिभाषा लिखी है मूल्यांकन की, देख लेते हैं कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। वही मोफेड के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस वाली प्रोसेस है। इसका संबंध विद्यार्थियों की केवल औपचारिक शिक्षा से ही होता है ना, अनौपचारिक शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर, चलिए तो यहां पर भाई इकाई 3 जो है कंप्लीट होती है। ये यूनिट 3 के सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को, इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स को पढ़कर जरूर जाइए। ये आपके डीएड की परीक्षा में 100% इनमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। इनकी तैयारी सबसे पहले करना है, वीडियो लेक्चर देखना है। और हाँ, हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का फुल कोर्स आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है,
ऐप डाउनलोड करना है और वहां से संपूर्ण कोर्स परचेस कर लेना है। फिलहाल तो 33% की छूट भी चल रही है कोर्स पर। जी हाँ, कोर्स में आपको डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स और हर वीडियो लेक्चर के साथ अटैच्ड पीडीएफ नोट्स अलग से हैं। तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ एक कोर्स में 33% की छूट के साथ। जेबीटी की 100% सफलता के लिए हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लें क्योंकि 33% की छूट चल रही है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसी जानकारी के लिए, ऐसे चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि सारी जानकारी परीक्षा से जुड़ी आपको सबसे पहले मिले। आपके क्लासमेट फ्रेंड तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, लिंक उन तक शेयर करें, उनको बताएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।